पुष्पा, आप सभी का जैम क्लास में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, वह है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में आज हम देखेंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से बहती है, वह हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे और कहाँ जाके मिलती है। इसके उद्गम की यदि हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम हमारे मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर कौन सा जिला लगता है, हमारा अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील, पुष्पराजगढ़ तहसील से यदि देखें, यहाँ पर पुष्पराजगढ़ तहसील में मैकाल पर्वत श्रेणी पर, कौन सी, मैकाल पर्वत श्रेणी। यदि मैकाल पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो मैकाल पर्वत श्रेणी में एक चोटी पड़ती है, हमारी अमरकंटक चोटी, जिससे अमरकंटक से हमारी जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम होता है। यदि हम देखें कि जो अमरकंटक चोटी पर हमारी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो यह किस स्थान से होता है। यदि एक स्थान की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें माई की बगिया, जिससे हमारी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। माई की बगिया से हमारी जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो नर्मदा नदी है किस प्रकार प्रवाहित होती है। यदि हम देखें तो नर्मदा नदी कुछ इस प्रकार बहती हुई यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र से बहती हुई जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर कहाँ पहुंची है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यदि पूछे कि जो नर्मदा नदी है किस राज्य से होकर बहती है, तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में हमारा लगता है महाराष्ट्र, और इस वाले क्षेत्र में यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लगता है हमारा गुजरात, और ये हमारा मध्य प्रदेश। तो नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यदि हम बात करें कि नर्मदा नदी के इस क्षेत्र में, यहाँ यदि हम देखें तो एक पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलती है, और इस क्षेत्र में भी एक पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला जो हमारा पर्वत है वह है विंध्याचल पर्वत, और यह है हमारा सतपुड़ा। तो आप सभी से पूछेगा कि जो नर्मदा नदी है कौन कौन से पर्वतों के बीच से होकर बहती है, तो हमारे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। यदि हम बात करें कि नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किससे, भ्रंश घाटी। अब क्या होता है तो हम देखते हैं भ्रंश घाटी। यदि मान लो कि एक सतह है, क्या पृथ्वी की धरातल की एक सतह है, उसका किन्हीं भी कारणों से या तो वह अंदर की ओर धंस जाए, या फिर उसके जो साइड वाले भाग हैं वह ऊपर की ओर उठ जाएं, तो एक घाटी का निर्माण करते हैं। ये वाली जो घाटी का निर्माण करते हैं, तो इस घाटी को बोलते हैं हम भ्रंश घाटी। इससे होकर बहने वाली नदी जिसे कहते हैं भ्रंश घाटी से होकर बह रही है। तो हमारी जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी से बहने के कारण इस नदी में जो है अवसादों की कमी होती है। अवसाद क्या होते हैं, अवसाद जो नदी अपने साथ धूल, मिट्टी, कण, बालू और सब कुछ जो लेके बहती है, तो वह होते हैं अवसाद। तो क्या होगा, भ्रंश घाटी से बहने के कारण इसमें अवसाद की कमी। तो अवसाद की कमी होने के कारण यह जब खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, तो यहाँ पर यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या, एस्चुरी का निर्माण करती है। जहाँ की यदि हम देखें कि हमारे जो भारत की नदियां हैं, भारत की अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करने का कारण क्या होता है, जब वह बहती हैं धरातल से होकर, तो वह अपने साथ अवसाद लेकर जाती हैं, और जब वह समुद्र क्षेत्र में पहुंचती हैं, जहाँ पर उनका मुहाना होता है, वहां पर पहुंचती हैं, तो उन अवसादों को वह समुद्र में एकत्रित कर देती हैं, जिससे हमारे जो क्या है डेल्टा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है, यदि देखें तो उद्गम कहाँ से हुआ, अनूपपुर जिले से।
और यह मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से बाहर होती है। तो इसकी यदि हम बात करें तो यह कौन सा जिला है, यह अलीराजपुर। अलीराजपुर से यह नदी हमारे मध्य प्रदेश से बाहर हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि जो नर्मदा नदी है उस पर कौन कौन से जिले से होकर बहती है, मध्य प्रदेश के बीच में उस पर कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो हम अब इनकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी पर जिले। तो नर्मदा नदी पर जो जिले हैं तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन सा जिला मिला हमें, अनूपपुर के बाद नर्मदा नदी पहुंचती डिंडोरी। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जो नर्मदा नदी है सर्पिलाकार किस जिले में बहती है, तो सर्पिलाकार हमारे डिंडोरी जिले में बहती है। फिर यह डिंडोरी के बाद यहाँ पर पहुंचती है हमारे मंडला। अब मंडला से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो मंडला में यह नर्मदा नदी बहती है तो यह एक कुंडली आकार में बहती है, कुंडलित आकार में बहती है। तो यह है हमारा मंडला जिला। मंडला के बाद यदि हम इस नदी की बात करें तो यह पहुंचती है यहाँ पर हमारे जबलपुर के बाद यदि हम देखें तो इस क्षेत्र में लगता है नरसिंहपुर के बाद यह पहुंचती है रायसेन के बाद ये देखें तो यहाँ पर लगता है हमारा सीहोर जिला। सीहोर के बाद होशंगाबाद के बाद यहाँ लगता है हमारा हरदा के बाद खंडवा के बाद हमारा यहाँ पर लगता है धार के बाद यदि हम देखें तो नर्मदा नदी पहुंचती है हमारे खरगोन के बाद यहाँ पर लगता है हमारा बड़वानी और यहाँ पर पहुंचे हम अलीराजपुर। अब अलीराजपुर से यदि हम देखें तो जो नर्मदा नदी है वह पहुंच जाती है कौन से, यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा रहती है और यह अलीराजपुर से बाहर निकल जाती है और इस क्षेत्र में हमें मिलता है क्या, महाराष्ट्र के बाद इस वाले क्षेत्र में हमें मिलता है गुजरात से होकर हमारी नर्मदा नदी बहती है और यह यहाँ अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो खंबात खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि जो जबलपुर में नर्मदा नदी पर एक स्थान देखने को मिलेगा, कौन सा, भेड़ाघाट। यदि हम देखें कि होशंगाबाद में भी दो स्थान जिस पर नदी पर देखने को मिलेंगे, ये जो होशंगाबाद में जो स्थान है वो प्राचीन कालीन स्थान देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, हमें एक मिलेगा हथनौरा, कौन सा, हथनौरा, और एक मिलेगा आदमगढ़। यदि हम देखें हरदा में भी हमें देखने को मिलेगा कौन सा, नेमावर और हांडिया। यह स्थान हमें नर्मदा नदी के तट पर हरदा में देखने को मिलेंगे। यदि हम खरगोन की बात करें तो खरगोन में हमें देखने को मिलेगा नापदा टोली। खरगोन में देखने को मिलेगा महेश्वर कहाँ है, खरगोन में। तो महेश्वर जो है यह महेश्वर घाट, यहाँ पर एक घाट है महेश्वर घाट, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट, जिसका निर्माण किसने करवाया, हमारी देवी अहिल्याबाई ने इस घाट का निर्माण करवाया। हमें महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक स्थान देखने को मिलेगा क्या, दायमाबाद, हमें देखने को मिला दायमाबाद। तो ये कुछ स्थान हमें नर्मदा नदी के किनारे पर देखने को मिलेंगे। आप सभी से पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिले कौन कौन से, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, धार, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, इन 15 जिलों से होकर हमारी नर्मदा नदी बहती है। कितने जिले, 15 जिले से नर्मदा नदी बहती है। अब नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन और बनेगा, आप सभी से पूछेगा नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। यदि हम नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो हमारी नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, कितनी, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई देखने को मिलती है। जिसमें से यदि पूछे कि मध्य प्रदेश में कितनी, महाराष्ट्र में कितनी और गुजरात में कितनी, तो हम देखते हैं कि हमारे एमपी में
और महाराष्ट्र में और गुजरात में। यदि हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो 74 किलोमीटर हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और 161 किलोमीटर हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में नर्मदा नदी की लंबाई देखने को मिलती है। क्या लंबाई। अब यदि हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, तो नर्मदा नदी के जो अपवाह क्षेत्र है वह है 93,180 किलोमीटर स्क्वायर। तो यह नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है। यदि हम अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, जब नर्मदा नदी में कुछ नदियां आकर मिलती हैं और वह जितने क्षेत्र से होकर बहती है, जिससे उसकी कोई भी शाखा जुड़ी हुई है नर्मदा नदी की, तो उस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र में जो 89.9% भाग है, यदि हम इसकी बात करें तो यह पूरा मध्य प्रदेश में इनका अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है, यह हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो अब हम नर्मदा नदी पर हम सहायक नदियों की बात करते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आप सभी से पूछेगा कि जो नर्मदा नदी है उसकी कुछ दाई सहायक नदियां हैं, कुछ बाई सहायक नदियां हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा कि नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। तो हमारी जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितनी आकर मिलती हैं और हमारे जो एमपी वाले क्षेत्र में और हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में। तो इसमें मिलती है जो मध्य प्रदेश की, यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में इसमें कितनी नदियां आकर मिलती हैं, तो 39 नदियां मध्य प्रदेश में और 2 नदियां हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में आकर हमारी नर्मदा नदी से मिलती हैं। अब पूछेगा कि दाईं ओर से कितनी मिलती हैं और बाईं ओर से। यदि हम देखें तो ये राइट और ये लेफ्ट। तो जो दाईं ओर से यदि पूछे बाईं, तो यदि हम दाईं ओर की बात करें राइट की, तो राइट से हमारी जो नर्मदा नदी में आकर मिलती हैं वो है 19 नदियां, और जो हमारी लेफ्ट ओर से आकर मिलती हैं वे है हमारी 22 नदियां। तो ये नदियां हमें देखने को मिलती हैं कि कुल सहायक नदियां कितनी 41। यदि एमपी में देखें तो हमारी 39, गुजरात में देखें तो 2, और राइट ओर से 19 और लेफ्ट ओर से हमारी 22। अब हम देखते हैं कौन कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ओर से मिलने वाली नदियों की, कौन कौन सी नदी आकर मिलेगी। तो एक नदी आकर मिलती है हमारी हिरण नदी। फिर दूसरी यदि हम देखें नौनी, यहां पर हमें देखने को मिलेगी वारणा, यहां पर हमें देखने को मिलेगी कोलार, यहां पर हमें देखने को मिलेगी उरी, यहां पर देखने को मिलेगी मान के बाद मिलेगी हमें हथनी, और एक नदी आकर मिलेगी सटक। तो ये नदियां हमें राइट ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं दाईं ओर से, वह हमें ये नदियां देखने को मिलेंगी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकतर क्वेश्चन पेपरों में। यदि हम देखें इसकी लेफ्ट सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो हमारी बर्नर, यहां पर देखें तो यहां पर आकर मिलेगी बंजर, यहां पर मिलेगी शेर, एक नदी और आकर मिलेगी शक्कर। एक और यदि हम नदी की बात करें तो यहां पर आकर मिलेगी हमारी तवा नदी की। यदि हम बात करें, ये जो तवा नदी है यह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक। यदि पूछे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हमारी तवा नदी मध्य प्रदेश की जो कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि हम बात करें तो इसमें एक मिलेगी दूधी के बाद एक और मिलेगी छोटी तवा। कौन सी? छोटी तवा। तो ये नदी और एक और नदी आकर मिलती है हमारी यहाँ पर करजन।
ये नदियां हमारी मुख्यतः हमारी जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? हिरन, चुनौनी, बारना, कोलार, उरी, मान, हथनी, साटक। और कौन कौन सी? बरना, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, दूधी, छोटी तवा और करजन। ये नदियां जो है राइट से और ये वाली लेफ्ट से मिलने वाली हमारी नदी हो गई। यदि हम बात करें कि हमारी जो नर्मदा नदी है यह जब खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है उससे पहले यह गुजरात वाले क्षेत्र में, कहाँ? गुजरात वाले क्षेत्र में दो द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से? एक यहाँ पे द्वीप बनाया है, कौन सा? सादिया बेट, सादियाबाद में एक द्वीप का निर्माण करती है और यहाँ पर एक बनाती है खादिया बेट। ये दो द्वीपों का निर्माण करती है कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। यदि हम सादियाबाद की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें कि यह कितनी ऊंची है तो इसकी ऊंचाई है हमारी 182 मीटर। 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति। यदि हम इसकी बात करें कि इसका वास्तुकार कौन है तो हमारी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार, हमारे वास्तुकार की यदि हम बात करें तो श्री राम सुतार, राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है उस पर हम घाट की बात करते हैं। कौन कौन से घाट हमें देखने को मिलते हैं? यहाँ पर पड़ता है हमारा जबलपुर। जबलपुर में एक घाट इस पर देखने को मिलेगा। कौन सा घाट? भेड़ा घाट और गौरी घाट। भेड़ा घाट और गौरी घाट। यदि पूछे कि भेड़ा घाट और गौरी घाट कहाँ देखने को मिलेंगे तो हमें नर्मदा नदी पर जबलपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर पड़ता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कौन कौन से घाट देखने को मिलेंगे तो हमारे जो नरसिंहपुर क्षेत्र है, नरसिंहपुर में हमें देखने को मिलता है बरमान घाट। तो यह बरमान घाट, यहाँ पर मेला आयोजित होता है। तो बरमान का मेला कहाँ लगता है यदि पूछा जाए तो नरसिंहपुर में लगता है हमारा बरमान का मेला। यहाँ पर पड़ता है हमारा होशंगाबाद। होशंगाबाद में कौन सा घाट है तो होशंगाबाद में हमें देखने को मिलेगा सेठानी घाट। तो सेठानी घाट के वहां पर और किस नदी पर है तो होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर हमें सेठानी घाट देखने को मिलता है। यदि हम देखें कि जो हमारा खरगोन वाला क्षेत्र है, खरगोन में हमें देखने को मिलेगा कौन सा घाट? महेश्वर घाट। यदि महेश्वर घाट की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। क्या? एमपी का सबसे लंबा घाट कौन सा है तो हमारा जो महेश्वर घाट है यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। और जिसका निर्माण किसने करवाया, इसे किसने बनवाया तो हमारी अहिल्याबाई। कौन? देवी अहिल्याबाई ने इस घाट का निर्माण करवाया जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। यदि हम देखें कि हमारी जो नर्मदा नदी है उस पर कुछ जलप्रपात देखने को मिलेंगे। तो जलप्रपात कौन कौन से देखने को मिलते हैं तो हम उनकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जबलपुर वाले क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जबलपुर में हमें इस नदी पर जलप्रपात देखने को मिलेगा। कौन सा? भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट को ही हम क्या बोलते हैं? धुआंधार जलप्रपात। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है हमें अनूपपुर वाले जिले में। कहाँ पर? अनूपपुर की यदि हम बात करें तो अनूपपुर में कुछ जलप्रपात हमें देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से जलप्रपात हमें अनूपपुर में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले जहां से इस नदी का उद्गम हुआ है, हमारी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, उसके बाद हमें 6 किलोमीटर दूर, कितना? 6 किलोमीटर दूर एक घाट देखने को मिलेगा। कौन सा? यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन सा जलप्रपात? कपिल धारा जलप्रपात जो कि उद्गम से 6 किलोमीटर दूरी पर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा दुग्ध धारा के बाद हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर दुर्गा धारा के बाद देखने को मिलेगा शंभू धारा।
शंभु धारा के बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मिलेगा लक्ष्मण धारा और पंचधारा। लक्ष्मण धारा और पंचधारा, ये जलप्रपात हमें नर्मदा नदी पर अनूपपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। भेड़ाघाट कहाँ पर मिलेगा हमें? जबलपुर में। जबलपुर के बाद यदि हम बात करें तो जो हमारे यहाँ पर लगता है कौन सा? नरसिंहपुर जिला। ये नरसिंहपुर में यदि हम देखें कि कौन कौन से जलप्रपात हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें अर्जुन कुंड जलप्रपात। यहीं पे हमें देखने को मिलेगा भीम कुंड। और यहीं पे हमें एक और जलप्रपात देखने को मिलेगा कौन सा? सत्यधारा। तो ये जलप्रपात हमें नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यदि हम यहाँ पर एक जिला मिलेगा हमें खंडवा। कौन सा? खंडवा। यदि खंडवा की यदि हम बात करते हैं तो खंडवा में कौन कौन से जलप्रपात हमें देखने को मिलेंगे? तो खंडवा में हमें देखने को मिलेगा मानधाता और दर्दी। मानधाता जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात, यह हमें खंडवा वाले क्षेत्र में ये जलप्रपात देखने को मिलेंगे। एक जलप्रपात देखने को मिलेगा महेश्वर में, महेश्वर जलप्रपात। यहाँ पर देखने को मिलेगा महेश्वर में कौन सा? सहस्त्रधारा। कौन सा? सहस्त्रधारा। तो पूछेगा सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? खरगोन में है। हमारे मानधाता दर्दी खंडवा में, अर्जुन कुंड, भीमकुंड और सतधारा नरसिंहपुर में, कपिल धारा, दुग्धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा यह हमें अनूपपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? अमरकंटक में। और यह देखने को मिलेगा धुआंधार हमें कहाँ पर? हमारे जबलपुर में। तो अब हम देखते हैं कि जो नर्मदा नदी के अन्य नामों की यदि हम बात करें कि नर्मदा नदी के किन किन नामों से जाना जाता है। हमारी नर्मदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से? अन्य नाम। तो अन्य नामों की यदि हम बात करें तो इसका जो सबसे प्राचीन नाम यदि हम देखने को मिलता है जो हमारे रामायण और महाभारत, जब रामायण और महाभारत काल था, जब इसे किस नाम से जानते थे तो हमारी जो नर्मदा नदी का नाम रेवा मिलता है। रेवा नाम पर ही हमारे मध्य प्रदेश के एक जिले का नाम रीवा का नाम पड़ा है। कौन से जिले का? रीवा का नाम रेवा नदी के नाम पर हमारे पड़ा हुआ है। अब यदि हम बात करें इसका नाम मिलता है हमें साकरी। इसी का नाम हमें मिलेगा कन्या। इसी नदी का नाम हमें मिलता है कुंवारी। कुंवारी नदी किस नदी का नाम है? तो हमारी नर्मदा नदी का नाम। इसी का नाम मिलेगा शिव की पुत्री या शिवपुत्री। तो हमारी शिवपुत्री किस नदी को कहते हैं हम? तो हमारी जो नर्मदा नदी है इसी को हम शिवपुत्री कहते हैं। नामदासो। अब यह नाम, इस नाम की यदि हम बात करें कि जो नामदासो, इसे टॉलमी ने नाम दिया है, इसे नामदासो। टॉलमी ने किस नाम से पुकारा हमारी नर्मदा नदी को? तो नामदासो नाम से हमारे टॉलमी ने इस नदी को पुकारा है। किसने? टॉलमी है। यदि हम इसके एक और नाम की बात करें तो सोमसुता, सोमप्रभा। इसी का नाम आएगा हमारे मैकाल सुता। तो मैकाल सुता नाम की यदि हम बात करें तो यह मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है, इस कारण इसका नाम मैकाल सुता पड़ा। आनंददायिनी नदी, क्या? आनंददायिनी नदी यदि किस नदी को कहते हैं तो हमारी नर्मदा नदी को ही आनंददायिनी नदी कहते हैं। अब हम कहते हैं शांतिदायिनी नदी। शांतिदायिनी नदी। तो शांतिदायिनी नदी किसे कहते हैं? तो हमारी नर्मदा नदी का नाम ही हमें शांतिदायिनी नदी देखने को मिलेगा। और एक और नाम मिलता है नेत्रावती। और इसी नदी को हम बोलते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा। क्या? एमपी और गुजरात की जीवन रेखा। यदि पूछे कि मध्य प्रदेश और जीवन रेखा किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरु रज्जु। क्या? हमारा जो मध्य प्रदेश है इसकी अर्थव्यवस्था, यदि हमारे जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं या मेरुरज्जा किसे कहते हैं? तो हमारी नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहने का तात्पर्य यह है
कि इस नदी से हमारे मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग पर सिंचाई होती है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है और कृषि उत्पादन के कारण इसे बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। यदि अब हम बात करें कि जो नर्मदा नदी है, यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी नर्मदा नदी। यदि नर्मदा नदी की हम बात करें कि नर्मदा नदी एक सदा नीरा नदी है। कौन सी? सदा नीरा। सदा नीरा। अब सदा नीरा का क्या तात्पर्य है? या सदाबहार। सदाबहार। तो हमारी जो सदा नीरा नदी है, तो इसको कहने का यह तात्पर्य है कि यह नदी हमेशा जल रहता है, इसमें हमेशा इसमें यह प्रवाहित होती रहती है, इस कारण इसे सदा नीरा नदी कहते हैं। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत यदि हम बात करें कि हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां हैं जो कि सदा नीरा है। एक हमारी कौन सी? नर्मदा। नर्मदा। और एक यहाँ पर नदी बहती है हमारी कौन सी? कावेरी। कावेरी। ये दो नदियां कावेरी और नर्मदा हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी है, जिनमें हमेशा पानी रहता है। यदि हम बात करें कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, हमने जो हमारा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, क्या? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एमपी उच्च न्यायालय, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे 2017 में, कितना? 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दे दिया है। क्या? जीवित नदी। जीवित नदी। तो जीवित नदी, इस नदी को जो जीवित नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2017 में। इससे पहले भी हमारे भारत की दो नदियों को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी? तो हमारी गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है, और हमारी एक यमुना नदी को, यमुना और गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। तो अब हम देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है, इसके बारे में जो और आगे की डिटेल है कि नर्मदा नदी पर बांध कौन कौन से हैं, नर्मदा नदी पर परियोजना है, नर्मदा नदी पर बाकी का जो भी डाटा नर्मदा नदी के बारे में है, वह मैं अब मेरे अगले वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।